Dear student, myself Samatha sir. Today we discuss about the chapter light of earth class. Okay, let me explain. Light is the form of energy which gives the visibility. और इसके साथ साथ में ये फोटोसिंथेसिस में और प्लांट्स में और एनिमल्स में सभी को ये हमारे को जो एनर्जी मिल रही है वो सन से मिल रही है. इट मीन्स सन इज द ओनली सिंगल वन यूनिक सोर्स ऑफ एनर्जी. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम था न्यूटन. न्यूटन ने क्या कहा कि लाइट इज मेड बाय द स्मॉल पार्टिकल नोन एज कार्पसल्स एंड दीज कार्पसल्स प्रोपगेट विद वेलोसिटी 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड. कहने का मीन, मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ तो आप ध्यान से सुनिएगा कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके द्वारा लाइट बना होता है और ये पार्टिकल 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड. इट मींस 3 लाख किलोमीटर पर आवर, 3 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलता है. एंड दीज पार्टिकल्स आर प्रोपोगेट विद 3 लाख किलोमीटर per second without any medium. It means these are the mechanical wave. No need to propagate medium. इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है. इसके बाद में एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम था हाइगेन. हाइगेन ने क्या कहता है? हाइगेन कहता है लाइट इज मेड बाय द वेव. ये वेव का बना होता है कि जब ये चलता है तो वेव फॉर्म में चलता है. इस तरह से देखिए ये वेव इस तरह से प्रोपोगेट हो रही है और किस स्पीड से चलता है जो बात न्यूटन ने बताई वही स्पीड इन्होंने बताई 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड. उसके बाद में एक साइंटिस्ट आता है मैक्सवेल. मैक्सवेल क्या कहता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बना होता है. ई और एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका मीनिंग हुआ कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे इस तरह से प्रोपोगेट होती रहती हैं. वेलोसिटी वही सेम टू सेम 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड. सभी में कॉमन आ रही है ये वाली बात. आगे क्या कहता है प्लांक कहता है लाइट इज मेड बाय द क्वांटा. लाइट किसका बना होता है? क्वांटा का बना होता है. तो देखिएगा क्वांटा क्या है? क्वांटा इज द बंडल ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी का एक बंडल होता है. एंड यू कह सकते हैं कि आप एक दर्जन पेन के बारे में कहें तो एक दर्जन जो है वो क्वांटा नहीं है, लेकिन एक पेन जिसके टुकड़े नहीं है वो अपने आप में क्वांटा है. अब आप किसी भी शॉपकीपर को कहेंगे कि मुझे एक पेन दीजिए तो वो आपको आधा पेन नहीं दे सकता. जैसे कि आप कोई भी एक बंडल है उस बंडल का छोटा से छोटा फॉर्म जिसके आगे डिवाइडेशन नहीं हो, जैसे वीक को आप क्वांटा नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो आपके पास में 7 दिन से मिलकर के बना हुआ है. तो क्वांटा जो है वो अपने आप में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी होता है. और उसके बारे में प्लांक ने कहा कि ये छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स का बना होता है और ये प्रोपोगेट होते हैं विदाउट किसी मीडियम में और मीडियम में सभी में ये चलते हैं. वेलोसिटी को सेम टू सेम रखी. इसके बाद में एक साइंटिस्ट आता है जिनका नाम था आइंस्टाइन. आइंस्टाइन ने क्या कहा कि सेम टू सेम वही वर्ड जो प्लांक ने बात की, वही प्लांक ने जो बात कही वही उसी को रिपीट करके कहा, लेकिन यहाँ पर एक नया नाम दिया इन्होंने, फोटॉन. याद रखिएगा फोटॉन. तो फोटॉन वर्ड किसने दिया? आइंस्टाइन ने. आइंस्टाइन ने क्या कहा कि ये लाइट जो है मेड बाय द एनर्जी बंडल्स, एनर्जी के बंडल्स का बना होता है और दीज एनर्जी बंडल्स प्रोपोगेट विद वेलोसिटी 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड. ओके, इस तरह से ये हमारे और बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे आने को, तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन हमारे पास में जो मेन हमारे एनटीएससी में और आईएसओ में जो क्वेश्चन बनता है वो इन 5 के ऊपर ही बनकर के आता है. पहला न्यूटन, याद रखिएगा न्यूटन ने क्या कहा कि ये पार्टिकल्स का बना होता है, कार्पस स्केलर थ्योरी दी. हाइगेन ये वेव का बना होता है और वेव थ्योरी नाम दे दिया. तीसरा नंबर मैक्सवेल आता है. मैक्सवेल बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बना होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दे दी. इसके बाद प्लांक आता है, बोलता है दीज आर मेड बाय द एनर्जी बंडल्स known as quanta and quanta propagate with velocity 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड. ओके, नेक्स्ट आइंस्टीन आता है. आइंस्टीन बोलता है लाइट इज मेड बाय द एनर्जी बंडल्स एंड दीज एनर्जी बंडल्स आर मेड बाय द फोटॉन. ध्यान रखिएगा फोटॉन नाम दिया इन्होंने. एंड प्रोपगेट विद वेलोसिटी 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड. ओके, हिस्ट्री की बात होगी, इसके इंट्रोडक्शन की बात होगी. इसके बाद में बात करते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. लाइट की प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट एनर्जी है. ये बिल्कुल बात सही है कि लाइट एक एनर्जी है जो हमारे को देखने का ज्ञान कराता है. इसके साथ साथ में हम थोड़ा सा ये सोचे कि एनर्जी आ कहां से रही है? सन से आ रही है. तो सन से एनर्जी आई कैसे? अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करें कि ये सन से एनर्जी आई कहां से, क्यों आ रही है, हमेशा कंटिन्यूअस आ रही है, तो इसका मीनिंग है कि ये जो सन है इसमें लगभग 70% के आसपास हाइड्रोजन गैस पाई जाती है. कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस.
और हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स जो है वो आपस में फ्यूज होते हैं और उसको नाम देंगे न्यूक्लियर फ्यूजन नाम देखना अच्छे से, न्यूक्लियर फ्यूजन। कहने का मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह की होती है जो हम डिटेल आगे 10th क्लास में डिस्कस करेंगे कि एक तो जो रिएक्शन है वो होती है न्यूक्लियर रिएक्शन और एक होती है केमिकल रिएक्शन। याद रखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन के हमारे पास में दो टाइप हो गए, एक न्यूक्लियर और एक केमिकल आगे चल करके बहुत सारी टाइप की आएगी। आप 8th क्लास में भी हमारे दे रखा है टॉपिक, उसमें भी आएगी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है, इस तरह से। और एक आती है न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसमें तो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें पार्टिसिपेट करता है न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर ये दो तरह की होगी, एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन और एक आएगी न्यूक्लियर फिशन। याद रखिएगा, फिशन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन और एक आया फिशन। फ्यूजन में छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल करके एक बड़ा पार्टिकल बनता है। इसका मतलब हुआ कि इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर के एक लार्ज न्यूक्लियस बनता है। यूं कह सकते हैं कि छोटे छोटे दाने मिलकर के एक लड्डू का फॉर्मेशन हो रहा है, ये समझिए। इसमें क्या होता है, एक बड़ा जो न्यूक्लियस होता है वो छोटे छोटे में ब्रेक डाउन हो जाता है। कहने का मीन हुआ लड्डू को तोड़ करके वापस दाने बना दिए। तो कहने का मीन हुआ कि न्यूक्लियर जो रिएक्शन है वो दो तरह की होगी, एक न्यूक्लियर फ्यूजन, एक न्यूक्लियर फिशन। फिशन में लार्ज पार्टिकल जो दो या दो से ज्यादा छोटे में ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पर दो या दो से अधिक मिलकर के एक बड़े का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर सन से जो एनर्जी मिलने की जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है और 70% हाइड्रोजन पाया जाता है, ये आपस में फ्यूज होता रहता है। उसके साथ साथ में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल रही है। इसलिए हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये हमारे को एनर्जी कैसे दे रहा है। तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। प्रोपोगेशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब ये जब चलता है लाइट तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही चलता है, बिकॉज इट प्रोड्यूस शैडो, ये छाया बनाता है। और इसके बाद में ये कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा, जैसे रिफ्लेक्शन है जो हमारे टॉपिक हम डिस्कस भी करेंगे भी थोड़ी देर में। इसके बाद में रिफ्रैक्शन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिफ्रैक्शन ये एक नया नाम है आपके लिए। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब आप टॉर्च से किसी भी पॉइंट पे लाइट डालते हैं तो उसके जिस जगह लाइट डाल रहे हो उसके अलावा आसपास के एरिया में थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, उजाला और दिखाई देता है। लाइट का बेंड होना, मुड़ना किसी भी पॉइंट वाली जगह पर, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। बाकी 12th में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अब बात करते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि लाइट की जो प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल्स की डायरेक्शन होती है वो सभी डायरेक्शन में होती है। देखिए इस तरह से, तो ये नॉन पोलराइज्ड लाइट होता है। लेकिन अगर हम इसको पोलराइज्ड लाइट कहें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट ये वाला रख लेते हैं जो अप डाउन वाला है, बाकी सारे कंपोनेंट हटा दिए जाते हैं। कहने का मीन हुआ कि ये वाला नॉन पोलर लाइट है, ये पोलर है। ये वाला कंपोनेंट देखो, ये वाला कंपोनेंट जो इस तरह से चल रहा था ये रख लेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन प्रोसेस। ओके, इसके बाद में आता है छोटा सा वर्ड मिरर। और मिरर में सबसे पहले बात करते हैं प्लेन मिरर। कोई भी ट्रांसपेरेंट प्लेट, एनी ट्रांसपेरेंट प्लेट विच एटलीस्ट वन सरफेस इज पॉलिश। जैसे कि बात कर रहे हैं ये वाली बात, ये ट्रांसपेरेंट प्लेट है, आपको सभी को दिखाई दे रही है। अच्छे से देखिए, इस तरह से भी देखिए और ऐसा भी देखिए। तो ये प्लेट है, इस प्लेट को हम ग्लास स्लैब बोलते हैं या पेपर वेट भी कहते हो आप, ठीक है। तो अगर इसके आकार दिखाई दे रहा है, अगर हम इस वाली सरफेस पे पेंट कर देते, इस जगह इसमें यहाँ पर इस वाली सरफेस पे पेंट कर दें तो हमारे पास में मिरर बन जाता है। और ये प्लेट पहले प्लेन थी इसलिए नाम दे दिया इसका प्लेन मिरर। तो ये जो आउटर सरफेस को आपने एक सरफेस को क्या किया है, पेंट। तो पेंट करने के बाद में ये बन जाएगा प्लेन मिरर। पेंट किसका करते हैं, जिस सब्सटेंस का सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन पावर होता है उसी का हम पेंट करते हैं। तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन पावर किसका होता है, जो चांदी होती है उसके ऑक्साइड्स होते हैं जिनको सिल्वर रेड ऑक्साइड्स कहते हैं, उसकी पॉलिश कर देते हैं। अब बात करते हैं प्लेन मिरर की डेफिनेशन होगी तो इमेज फॉर्मेशन क्या क्या होता है।
इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे को जरूरत है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 1, इमेज। इसमें EVE, E का मतलब होता है इरेक्ट, V का मतलब होता है वर्चुअल और E का मतलब होता है इक्वल। इसमें इरेक्ट, वर्चुअल और इक्वल इमेज बनता है। इरेक्ट का मतलब अगर ये पेन में देखिएगा, इसका जो हेड पार्ट है वो इस तरह से है, तो इसी तरह से बनेगा एक बात। दूसरा वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब केवल फील होता है कि हम मिरर के अंदर हैं, ऐसा फील होता है। जबकि हम बाहर है होने को, तो आपके वॉश बेसिन के सामने मिरर लगा हुआ है, आप उसके अंदर देखते हैं खुद को, तो आपको आपका पिक्चर दिखाई देता है, तो आपको लगता है मैं अंदर हूं, जबकि हम रियल में अंदर नहीं है। इसका मतलब वर्चुअल इमेज। एंड वर्चुअल इमेज नेवर ऑप्टेन ऑन द स्क्रीन, मतलब जो भी इमेज पर्दे पर मिल रही है आपको स्क्रीन पे, आप सिनेमा घर में मूवी देखने जाते हैं तो वहां पर पिक्चराइज आपको दिखाई देता है। आप फोटो क्लिक करते हैं मोबाइल में या कैमरा से, तो वो रियल इमेज होती है। जो इमेज वर्चुअल होगी वो आपको सिर्फ तब तक दिखाई देगी जब तक आप उसके सामने खड़े हैं। जैसे आप वहां से हटेंगे वो इमेज भी गायब हो जाएगा। ओके, तो वर्चुअल इमेज का मीनिंग समझ में आ गया। इक्वल, अगर इसकी हाइट जितनी यहाँ पर है उतनी ही हाइट यहाँ पर होगी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं मैग्निफिकेशन। इसका 1 होता है। मैग्निफिकेशन का मीनिंग होता है पहले की हाइट और बाद की हाइट में क्या चेंजेस हुआ। तो पहले की हाइट भी वही थी, बाद की हाइट भी वही है, इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए इसका मैग्निफिकेशन बोलेंगे हम 1। कैसे? क्योंकि n इक्वल टू h2 अपॉन h1, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब दोनों की हाइट इक्वल है इसलिए मैग्निफिकेशन भी 1 होगा। इसके बाद में बात करते हैं लेटरल इन्वर्जन। मजेदार बात, क्वेश्चन आया था 10th क्लास के अंदर भी एक टॉपिक है लाइट वाला, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि एक महिला बाएं पल्लू की साड़ी पहन करके एक मिरर के सामने बिंदी लगाती है, तो उसको मिरर में कौन से पल्लू की साड़ी दिखाई देगी। मतलब समझिए कि हमारी जो मम्मी है वो साड़ी पहनती है तो पल्लू को इस तरह से डाल के रखती है, तो लेफ्ट पल्लू के ऊपर लेफ्ट शोल्डर पे पल्लू है। इसका मतलब जब फोटो देखेंगे मिरर में, जब वो अपनी इमेज देखेगी मम्मी, तो हमारी मम्मी का जो पल्लू है वो किधर दिखाई देगा, दाईं तरफ दिखाई देगा। मतलब सीधा सा है, a process means a phenomenon of light in which left part of object appear in right part of image and the right part of object appear in the left part of image। क्या मीनिंग हुआ, ये इसका लेफ्ट पार्ट है, ये इसका राइट पार्ट है। देखिए यहाँ पर ये राइट है पीस, तो राइट पार्ट जो है वो किस में चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा, और जो लेफ्ट पार्ट है वो किस में आ जाएगा, राइट में आ जाएगा। इसका मीनिंग हुआ कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो तो किस तरफ चला गया, राइट में, और राइट वाला पार्ट लेफ्ट में आ गया। इसका मीनिंग हुआ बाएं पल्लू की साड़ी थी तो आपको दाएं पल्लू की दिखाई देगी। तो यहाँ देखिए पी से क्या बन गया, क्यू। तो हम कई बार बोलते वक्त बहुत सारी चीजें गलत बोलते हैं, बहुत सारी चीजें, कभी टाइम रहेगा तब बताऊंगा आपको बहुत सारी चीजें। अभी कई बार तो यही बोलते हैं कि मिरर में उल्टा दिखता है, अरे सर उल्टा नहीं दिखता है, लेटरल इन्वर्जन वाला दिखता है। समझिए इस बात को, लेटरल इन्वर्जन वाला। उल्टा का मतलब ये नहीं है कि हम ये वाला जो पार्ट है ये जस्ट इन्वर्ट हो जाएगा, जी नहीं, लेटरल इन्वर्जन वाला पार्ट दिखाई देता है। ओके, तीसरी बात देखिएगा, v ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस v इमेज, मतलब जो वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की है, अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से इसके पास में आएगा तो ये भी इमेज इसके पास जाएगा। तो डायरेक्शन अगर यूं कहें कि ये वाला ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मिरर की ओर जा रहा है, तो इसका जो इमेज है वो -2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जाएगा। इसका मीनिंग देखिएगा, मजे वाली बात कौन सी, कि जब 2 मीटर पर सेकंड ये आया तो इसकी वेलोसिटी माइनस का साइन लगेगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन चेंज होगी। आप किसी भी मिरर के पास इस तरह से जाते हैं, इस तरह से जाते हैं, इस तरह से जाते हैं, तो हमको लगता है हमारा फोटो भी इस तरह से आएगा। आप उसको चार्टा दिखाएंगे तो वो भी आपको चार्टा दिखाएगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन साइन माइनस का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, बट साइन का डिफरेंस हुआ। इसके बाद में आप अपना पूरा इमेज मिरर में देखने के लिए मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, इसके लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है, मिरर ऑफ हाइट ऑफ मिरर इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2। कहने का मतलब आधा, जैसे मान लीजिए हमारा हाइट 6 फीट है, तो मुझे मेरा पूरा नीचे के पांव से लेकर के चोटी वाले पार्ट तक का अगर मुझे पूरा का पूरा फोटो देखना है तो 3 फीट हाइट का मिरर मुझे चाहिए।
मतलब हाइट का आधा। इसके बाद में अगर दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल रख दिए जाएं और आप बीच में खड़े हो जाएं, इस तरह से ये पैरेलल है और आप इनके बीच में खड़े हैं, तो बताइए कितना, आप यहां पर खड़े हैं तो आपका कितना फोटो दिखाई देगा, मतलब इमेजेस कितनी बनेंगी। तो याद रखना इन्फिनिटी इमेजेस बनेंगी। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है। यहां से इसमें इमेज बना, फिर इस इमेज से इधर इमेज बनेगा, इससे इधर इमेज बनेगा, फिर इसकी इमेज से इधर इमेज बनेगा। इस तरह से इमेजेस बनती चली जाएंगी और कितनी बनेगी? इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट छोटी सी एक बात और बता दें आपको कि मिरर में हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस बन करके आएंगे। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनमें आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद रखना है कि रेड सिल्वर ऑक्साइड का पॉलिश होता है, पहली बात। दूसरा लेटरल इन्वर्जन, तीसरा मैग्निफिकेशन 1 और चौथा ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कितने हाइट का चाहिए, तो आप याद रखना आधा। और एक ये भी कई बार आ चुका है कि इमेज फॉर्मेशन जब हो रहा है तो अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो कितने फोटो बनेंगी? इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर आप सभी जानते ही हैं कि कोई भी गोल मटोल खोखला होलो स्फेयर कांच का गोला है, यूं कह दीजिए आपके घर में जो छोटा सा फिश का एक्वेरियम है या बरनी है जिसमें अचार वगैरह रखते हो, वो कांच की बनी हुई है। उसमें अगर आप बाहर की साइड में पॉलिश करते हो और इसको यहाँ से काट देते हो इस तरह से, तो ये वाला देखिएगा इसका सेंटर पार्ट यहाँ था इस जगह, तो इस वाले में हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये इसका सेंटर पार्ट है यहाँ पर इस जगह, ये सी सेंटर पार्ट, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, आगे 10th में आएगा डिटेल। तो यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये वाला मिरर जो है वो कैसा है? कॉनकेव। कॉनकेव स्फेरिकल मतलब कोई भी कारो शेप में कोई भी सरफेस है कारो वाली, उसके ऊपर अगर पॉलिश कर दे तो कौन सा मिरर बन जाएगा? स्फेरिकल। और वो दो तरह का होगा, अगर बाहर वाली सरफेस पे आप पॉलिश कर रहे हैं तो बनेगा कॉनकेव। एक बार सुन लीजिएगा, यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर बनेगा। कौन सा मिरर? कॉनकेव। केव फॉर केविटी, केविटी जैसा दिखाई देता है, ये इस तरह से है, ये कॉनकेव है। ओके, यहाँ पर अब ये पहली बात, ये कैसी नेचर का होता है? कन्वर्जिंग, मतलब आउटर सरफेस पर पॉलिश किया आपने, पॉलिश कौन सी सरफेस पे किया? आउटर, एक बात। दूसरा ये कन्वर्जिंग नेचर का। कन्वर्जिंग का मीनिंग समझ लीजिएगा, अगर कोई लाइट रेज पैरेलल आ रही है तो ये किसी एक फोकल पॉइंट के ऊपर इन सभी रेज को कन्वर्ज करता है। मीनिंग ये है कि कितने भी रेज आप पैरेलल भेज दीजिएगा, इन सभी को किसी एक पॉइंट पे ये क्या करेगा? कन्वर्ज करता है, उनको एकत्रित करता है, इस जगह ये कन्वर्ज कर देगा। ओके, नेक्स्ट रियल इन्वर्टेड लार्ज, RIL, मोस्टली रियल इमेज बनती है। एक इमेज इसमें वर्चुअल भी बनती है लेकिन वो आपको याद नहीं रखनी। रियल इमेज बनती है मतलब रियल इमेज बनती है। एक बार फिर से देख लीजिए, रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है आउटर सरफेस की बात होगी। यूज इन हेडलाइट ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड सोलर कुकर। पहले के जमाने में आपने देखा होगा खाना बनाने के लिए लाइट का मोस्टली यूज करते थे और उस टेक्निक को आज हम सोलर कुकर के नाम से जानते हैं। और हेडलाइट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ये वाला देखिएगा कि ये इस तरह से लाइट होता है, ये मिरर है और यहाँ आपकी स्कूटी की, मोटरसाइकिल की, कार की लाइट का बल्ब इस जगह लगाते हैं। तो जब ये गाड़ी की हेडलाइट है, जो स्टीयरिंग है उसमें यहाँ पर छोटा सा लाइट लगा रहता है जो रात के टाइम आप जलाते हो, तो यहां से ये बल्ब जलेगा तो लाइट रेज देखो इस तरह से जाएगा, इस तरह से, और टकराने के बाद भी ये पैरेलल हो जाएगा इस तरह से। ये लाइट रेज जाएगा पैरेलल हो जाएगा, लाइट रेज जाएगा पैरेलल हो जाएगा, इस तरह से हमारे को रोड के ऊपर बहुत दूर तक दिखाई देता है, ये रेज पैरेलल हो जाएंगी। तो ये जो मिरर लगा हुआ है अंदर हेडलाइट में, याद रखना ये हेडलाइट है, इस हेडलाइट में ये कॉनकेव मिरर लगा हुआ है इस जगह, तो ये गाड़ी की हेडलाइट में यूज होता है। ओके, जिसको आप ऑटोमोबाइल्स या व्हीकल बोलते हो। इसके बाद में आता है दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये ऐसा मिरर है जिसकी इनर सरफेस पर पॉलिश होता है। ये रियल में गोला ऐसे था,
खोखला गोला, ये इसका सेंटर पार्ट यहाँ पर हो गया। तो जितनी डिस्टेंस यहाँ पर है इस साइड में उतनी डिस्टेंस पर हम यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं। एक बात कि इसकी इनर सरफेस पर पॉलिश होता है, तो पहली बात हमने कौन सी पढ़ी था, इनर सरफेस पॉलिश हो गई। ओके, दूसरी बात SEV, कौन सा इमेज बना, सेम SEV, स्मॉल इरेक्ट वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होता है। तीसरी बात, इमेज कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसकी जो इमेज बनती है यहाँ पर पर्दे पर मिली थी, रियल इमेज थी, लेकिन इसमें आप इमेज को पर्दे पर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वही बात जैसा इसमें हुआ था कि वर्चुअल इमेज है, जब तक आप सामने खड़े हो तब तक फोटो बन रहा है, इसमें भी जब तक आप सामने खड़े हैं तब तक फोटो बनेगा, बाद में हट जाएगा। इस तरह से आप पर्दे पर इसको नहीं बना सकते। नेक्स्ट है डाइवर्जिंग नेचर, अगर कोई लाइट रेज पैरेलल आती है तो ये उन रेज को क्या करता है, डाइवर्स करता है और किसी एक पॉइंट के ऊपर, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर ये मिलती हुई फील करता है। मतलब ऐसा लगेगा कि ये रेज यहां से जा रही है, जबकि रियल में टकरा करके यहीं से चली गई, यहां से टकरा करके चली गई बाहर की ओर, लेकिन फील ऐसा होता है कि यहां से जा रही है। इसलिए ये डाइवर्स करने का काम करता है, ये कन्वर्स करने का काम करता है। इसके बाद में यूज इन रियर व्यू ऑटोमोबाइल, बहुत गजब का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी आया था और कंपटीशन एग्जाम जो राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस वगैरह होती है उनमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि गाड़ियों की जो साइड मिरर होता है, उस साइड मिरर में आपने देखा होगा स्कूटी वगैरह चलाते हैं, बाइक कार गाड़ियां वगैरह, तो उनके अंदर ड्राइवर के पास में भी और कंडक्टर साइड में भी 2 मिरर लगे रहते हैं। ये मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये कॉन्वेक्स जो मिरर है ये क्या करता है कि जो भी हमारे गाड़ी के पीछे की जो व्हीकल है, गाड़ी है, उस गाड़ी को छोटा सा इमेज बना करके हमारे आंखों के सामने ला देता है। तो हम देख लेते हैं कि पीछे क्या आ रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं उसमें से देख के और साइड दे देते हैं कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, फास्ट या एम्बुलेंस आ रही है, तो हम उसको साइड दे देते हैं। ओके, इसके बाद में बात करते हैं एम्बुलेंस की। एक बात याद आ गई हमको कि एम्बुलेंस की गाड़ी के ऊपर एम्बुलेंस को लेटरल इन्वर्जन करके लिखा जाता है, जिससे कि फोटो दिखे तो वो सीधा हो जाए, जिससे ड्राइवर जो है वो आसानी से उसको पढ़ ले और साइड दे देता है। ओके, इसके बाद में आता है रिफ्लेक्शन, और सभी जानते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में कि कहीं ना कहीं नाम जरूर सुना है कि आवाज टकरा करके वापस सुनाई देती है, उसको आप रिफ्लेक्शन बोलते हो। और रिफ्लेक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है शाइनिंग ऑफ मून, मून का चमकना, चांद जो चमक रहा है वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही चमकता है। तो एक छोटा सा वर्ड आया रिफ्लेक्शन, फिनोमेनन ऑफ लाइट इन विच इंसिडेंट रे रिबाउंड्स फ्रॉम स्मूथ सरफेस। कहने का मीनिंग हुआ कि अगर किसी भी सरफेस पे लाइट जाकर के टकराती है और टकराने के बाद में वापस लौट करके आती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। कहने का मीनिंग हुआ कि ये बोर्ड जो है वो अपने आप में स्मूथ है, अगर यहाँ से हम टॉर्च जलाते हैं या इसको थोड़ी देर के लिए मिरर मान लेते हैं, इस पर टॉर्च इस तरह से जलाएंगे तो यहाँ से लाइट जाएगा, टकरा करके उस तरफ लाइट आपको दिखाई देगा। मीनिंग ये है कि यहाँ पर ये जो रेज आ रही है ये इंसिडेंट रे है, यहां से ये रेज जा रही है, टकराने के बाद उसको रिफ्लेक्टेड रे बोल देंगे। जिस एंगल पे ये आ रही है उसको इंसिडेंस एंगल आई बोलते हैं, जिस एंगल से ये जाती है उसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे। और दोनों रेज के बीचों बीच जो प्लेन होता है उस प्लेन के जो मिरर के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है इसको नॉर्मल कहा जाता है। तो ये हो गया नॉर्मल, यहां से कोई भी रेज आ रही है इस तरह से तो ये वाला एंगल आपके पास आई हो गया, यहां से रेज वापस जा रही है ये वाला एंगल आपके पास आर हो गया। ओके, तो ये पूरा टोटल 90 है, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, ये 90 माइनस आर हो गया, ये 90 माइनस आई हो गया। तो एक बार फिर से देखिए, ये वाला रेज इंसिडेंट रे, इसलिए हम इसको आई आर कहेंगे, ये टकरा करके लौट करके जा रहा है इसलिए इसको आर आर कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल इंसिडेंस, ये एंगल रिफ्लेक्टेड। इस तरह से इसको पूरी ये जो सरफेस है इसको थोड़ी देर के लिए आप एम लिख देते हो, इसका मतलब मिरर है, ये मिड पॉइंट ऑफ मिरर है, इसको पोल कहा जाता है इसलिए पी लिख दिया। तो ये सारी बातें हमने यहाँ लिख रखी है। एम का मीनिंग मिरर है, आई आर है, आर आर है, पी है नॉर्मल है, एंगल आई एंगल आर। इसके बाद में
जो आपकी बुक में आता है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कौन कौन से लॉज हैं? तो पहला लॉ है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ है कि ये जो IR, RR और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। यूं कह सकते हो कि जो IR है आपके पास में, ये वाला रे, ये इसको इस तरह से मानेंगे, ये वाला रे, ये देखिए ये IR है, ये रेड वाला है ये RR हो गया, और ये ब्लू वाला नॉर्मल। तो ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं इस तरह से, ये तीनों इस तरह से एक ही प्लेन में होते हैं। कहने का मीन हुआ कि अगर ये इस तरह से, ये एक प्लेन में है, ये ऐसे ना, ऐसे नहीं होगा, एक ही प्लेन में इस तरह से होता है। देखिए ये IR, ये RR और ये नॉर्मल, तो तीनों एक ही प्लेन में। ऐसा नहीं करेंगे कि आप सोचो ये ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, जी नहीं, एक ही प्लेन में होते हैं। अगला जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि एंगल I इक्वल टू एंगल R, जितना एंगल इंसिडेंस का होता है वो उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। ओके, इसके बाद में मेरी तरफ से एक बात और मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, साइंस ओलंपियाड के लिए बता रहा हूं, वो है VF लैम्ब्डा, मतलब वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये तीनों सेम रहती हैं। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ओके, फ्रीक्वेंसी सपोज कीजिए 550 हर्ट्ज है, और वेवलेंथ सपोज कीजिए 7800 एंगस्ट्रम है। तो यहां पर इस IR की ये तीन बातें हैं, तो यहां पर भी ये तीन बातें सेम रहेंगी। वही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा, वही 550 हर्ट्ज होगा, और वही 7800 एंगस्ट्रम होगा। तो ये सारी की सारी बातें जो यहाँ होती है वो यहाँ होती है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बात बताई। अब आता है रिफ्लेक्शन, दो तरह का होता है, फर्स्ट है रेगुलर और दूसरा है इर्रेगुलर। रेगुलर का मीनिंग है किसी भी स्मूथ सरफेस से टकरा करके रिटर्न होना। स्मूथ सरफेस का मीनिंग हुआ कि यहाँ पर जितना गैप इन दोनों रेंज में है उतना ही गैप यहाँ पर है, इसलिए नाम दे दिया रेगुलर। डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसमें जो सरफेस है उबड़ खाबड़ है, रफ सरफेस है, तो यहाँ पर रेज आ रही है, एक रेज यहाँ आ रही है, जितना गैप पहले है उतना गैप बाद में नहीं है, बाद में थोड़ी वो एक दूसरे के पास चली गई, तो यहाँ इसमें होता है इरेगुलर। इसके बाद में एनटीएससी में क्वेश्चन आया था आपके हेड में कि ये एंगल थीटा कितना होगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा कि ये वाला एंगल थीटा कितना होगा, और ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 और 0 डिग्री। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप खुद भी सोचिएगा कि यहाँ पर ये वाला एंगल दिया है, इसमें ये 30 डिग्री और ये होता है नॉर्मल। तो सोचिएगा कि जरा ये वाला टोटल एंगल 90 का है, अब 90 में से 30 डिग्री ये एंगल है, तो डेफिनेटली आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई होगी, रिमेनिंग या 60 डिग्री आई होगी। जब ये एंगल आई है तो ये एंगल आर, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये अगर 60 डिग्री है तो हमारे पास आर भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये वाला 60 डिग्री हो गया। अब जब ये 60 डिग्री है तो ये बचा हुआ एंगल ये 30 डिग्री का हो गया। ये आपके पास में रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये 90 120 हो गया टोटल, 90 + 30 120, और ये वाला एंगल 60 का है, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी 60 का होगा, तो यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। जब ये वाला एंगल 60 है तो ये रिमेनिंग एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री का। ऐसे मान लीजिएगा कि ये 60 है तो ये 60 है, ये 30 है तो ये 30 है। अब ये 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो रिमेनिंग जो वैल्यू है यहाँ पर ये कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो आपका आंसर गया बी। ओके, नेक्स्ट जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।